अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से है। अच्छा, मैं हर दफ़ा ना एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर या एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम के ऊपर मैं ना जो है ना वो वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम डिफरेंट होता है, उसमें सिनेरियो डिफरेंट होती है और उसमें आंसर आपको डिफरेंट देने पड़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्लोजिंग इंटरव्यू। ये है कि आप सबको पता है कि अभी सितंबर को ना पेपर हुआ था जीवन का। मे बी ज़्यादातर लोगों के इंटरव्यू हो चुके होंगे और जिनके रहते हैं उनके अभी होंगे इंटरव्यूज़। तो जिन्होंने इंटरव्यू दी हुई है तो वो तो ठीक है। अभी जिन्होंने देने हैं तो उसके लिए मैं थोड़ी सी ये गाइड कर देता हूँ आपको कि एग्ज़ाम, अभी हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक सो कि 4 तारीख को था। यानी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 4 तारीख को था, यानी 4 सितंबर को था, जिसमें सब ने सिनेरियो भी पढ़ा होगा और अपना पेपर भी सॉल्व किया होगा अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो और अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन बाय द नेबोश। सिनेरियो सब ने पढ़ा हुआ था कि ईएल जो था, यानी जो एक कंपनी उसमें थी। सिनेरियो में, सिनेरियो क्या होती है, मतलब एक स्टोरी टाइप, जिसको हम पहले पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पेपर सॉल्व करते हैं। तो 3 स्टेप्स होते हैं निबोश आईजीसी ओबी को क्लियर करने के लिए, जिसमें फर्स्ट स्टेप IG1, द सेकंड वन इज़ IG2 विच इज़ रिस्क असेसमेंट, एंड द थर्ड वन इज़ क्लोजिंग इंटरव्यू। यानी विदाउट क्लोजिंग इंटरव्यू आपकी एग्ज़ाम जो है ना, या आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आता। यानी ये क्लोजिंग इंटरव्यू लाजमी देनी पड़ती है। अच्छा, अभी मैं सिनेरियो को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। ये अभी काफ़ी टाइम हो चुका है कि एग्ज़ाम हुआ है, तो सबको वो जो सिनेरियो उनका पता होगा। जस्ट हम अभी क्लोजिंग इंटरव्यू को डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से, जब हमसे क्वेश्चन पूछेंगे क्लोजिंग इंटरव्यू में, तो हम आंसर किस तरह से देंगे। और मैं बिल्कुल आपको आसान करके दूंगा, यानी बिल्कुल वो बच्चों वाली ज़बान जो होते हैं ना, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, वो मैनेजमेंट फेल्योर के हवाले से था कि ऐसी कौन से मैनेजमेंट फेल्योर है ईएल में, या ईएल में कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट फेल्योर है जो कि ईएल मैनेजमेंट की तरफ से हुए है, या उसमें ईएल मैनेजमेंट जो है ना वो फेल हो चुका है। तो उसमें से तो काफ़ी जो फेल्योर्स है वो आपने लिखे होंगे अपने पेपर में, लेकिन क्लोजिंग इंटरव्यू में किस तरह पूछेंगे। टास्क 1, जैसे कि आपको पता है कि व्हाट मैनेजमेंट फेल्योर कुड हैव कंट्रीब्यूटेड है, यानी वो कौन से ऐसे मैनेजमेंट फेल्योर थे जो कि कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सीडेंट, यानी के जो कि एक्सीडेंट का वजह बनी। तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा तो आपने लिखे भी होंगे। इसमें इंटरव्यूअर जो होता है, यानी जो आपसे इंटरव्यू लेता है, जो आपके लर्निंग पार्टनर है, वो आपसे जब इंटरव्यू लेता है तो वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा कि, यानी मतलब जो भी आंसर आपने दी है ना अपने पेपर में, उस पेपर में से ना वो एक आंसर पिक करेगा, यानी मतलब एक पॉइंट पिक करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने एक पॉइंट इधर लिखा हुआ है कि आउटडेटेड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। सबको पता था कि उधर जो पॉलिसी थी ना वो 6 ईयर्स, यानी मतलब वो जैसे कि इधर लिखा है, द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी वाज डेटेड 6 ईयर अगो एंड साइंड बाय द प्रीवियस स्टोर मैनेजर। अगर आपने सिनेरियो में नोट किया हो तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी थी ना, वो 6 साल पुरानी थी, यानी मतलब इस स्टोर का जो प्रीवियस मैनेजर था उसने साइन किया था। दिस आउटडेटेड पॉलिसी इंडिकेट्स अ फेलियर इन रेगुलर अपडेटिंग रिव्यूइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल, और या जो प्रोसीजर्स हैं, लीविंग द वर्कर एक्सपोज टू पोटेंशियल रिस्क। यानी मतलब इस पॉलिसी की वजह से ना, इस पॉलिसी इस चीज़ को इंडिकेट करती है, इस फेल्योर को इंडिकेट करती है कि उसमें रेगुलर अपडेटिंग एंड रिव्यूइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल जो थे वो नहीं थे। इस वजह से ना वो ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं पोटेंशियल रिस्क।
ये तो इसमें से मैंने ये जो पॉइंट है ये पिक किया है। अभी जैसे कि इंटरव्यूअर भी इसी तरह का आपके पेपर में से ही कोई पॉइंट पिक करेगा और आपसे पूछेगा कि हाउ वुड यू इम्प्रूव दिस मैनेजमेंट फेल्योर, कि ये जो आउटडेटेड पॉलिसी का जो हमने लिखा था पेपर में, हम इसको इम्प्रूव यानी इसमें बेहतरी किस तरह ला ला सकते हैं, ये मैनेजमेंट फेल्योर जो है ना हम किस तरह इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आंसर आपने इस तरह देना है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर आंसर भी लिखा है, आप अपनी मर्जी से आंसर दे सकते हैं लेकिन इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे कि इधर लिखा हुआ है ना, एस्टेब्लिश अ रेगुलर रिव्यू शेड्यूल फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी इन्वॉल्विंग की स्टेक होल्डर लाइक एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, implement a document control system to track updates and ensure accessibility, conduct regular training, risk assessment, and compliance checks to maintain रेलिवेंस एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। यानी कि हम अगर हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को अपडेट करते हैं तो उनमें से हमें ये फ़ायदे हो सकते हैं और इस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने आंसर इस तरह देना है। फिर हम आते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ, जो कि सबको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर जो था उसके हवाले से था, जिसमें आंसर मैंने इधर मेंशन भी किया है टास्क नंबर 2 की व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में कुड बी पुट इन प्लेस एट हेल्प टू प्रिवेंट रियकरेंस एट द, कि जो ईएल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या ईएल का जो एडमिन है वो कौन कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनको अप्लाई करनी चाहिए जिसकी वजह से प्रीवियस सॉरी फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट दोबारा या रियकरेंसेस या एक्सीडेंट दोबारा ना आए, यानी जो एक्सीडेंट आपको पता है कि सिनेरियो में जो एक्सीडेंट हुआ था वो दोबारा ना हो। तो उसमें से भी आपने काफ़ी पॉइंट्स लिखे होंगे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ईएल में कोई इस तरह का हादसा दोबारा पेश ना आए। अच्छा, इसमें से भी इंटरव्यूअर क्या करेगा, एक मिनट इसको मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि इसका इधर काम नहीं है। अच्छा, आपकी ही आंसर में से ना अभी इंटरव्यूअर क्या करेगा, दो आंसर जो है ना आपके आंसर शीट में से, क्योंकि जब वो आपसे इंटरव्यू लेता है ना तो आपका आंसर शीट जो होता है ना वो उनके पास होता है, यानी मौजूद होता है, निबोश की तरफ से वो मिल जाता है उनको। तो टू एग्जाम्पल वो आपके आंसर शीट में से पिक करेगा इंटरव्यूअर जो होता है, और वह फिर आपसे पूछेगा विच वन वुड यू प्रायोरिटाइज, कि इसमें से आप किस पॉइंट को ना प्रायोरिटाइज करते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं, और इन दोनों में से कौन सा जो है ना वो इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मैंने इधर दो एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि जैसे कि इंटरव्यूअर ने दो पे की है, रेगुलर अपडेट टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, यानी मतलब ये भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर होनी चाहिए जो कि बाद में यानी जो कि मतलब हेल्पफुल साबित हो सकती है टू प्रिवेंट रियकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट। और दूसरा जो मैंने पिक किया है फॉर एग्जांपल कि इंटरव्यूअर ने पिक किया है फ्रीक्वेंट एंड डिटेल रिस्क असेसमेंट, इसकी वजह से भी जो है ना वो रियकरेंसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं मतलब एज अ स्टूडेंट मैं इसमें से कौन सा पिक करूँगा, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ ना कि मैंने ये वाला पिक कर दिया, कि मतलब मैं इंटरव्यूअर को जब जवाब दूंगा तो मैं कहूँगा कि हाँ रेगुलर अपडेट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ प्रायोरिटाइज या इज़ अ इज़ ऑन प्रायोरिटी बेस। तो फिर वो आपसे पूछ सकता है कि कैसे, फॉर एग्जांपल आई जैसे कि मैंने इधर लिखा है ना कि रेगुलर अपडेट, तो फिर मैंने आंसर किस तरह देना है, बिकॉज रेगुलर सॉरी because regular update health and safety policy help management commitment to save our work environment and help prevent workplace accident. Clear communication of updated policy ensures all employees are aware of their role and responsibility in maintaining safety standard। तो आपने इस तरह का आंसर देना है, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप ये कॉपी करके उधर वो बोल दे या आप मतलब इसको पढ़ के वो आपको, क्योंकि आपको इंटरव्यू का अगर नहीं पता क्लोजिंग इंटरव्यू का उसमें से काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है ना वो अ, पाबंदी है, नहीं वो आप उसमें नहीं कर सकते, जैसे कि अपने पेपर से रीडिंग करना या किसी भी चीज़ से हेल्प लेना, क्योंकि ये फिर आपको पता है कि फिर इंटरव्यू जो है ना वो फ्लैश होते हैं और फिर प्लेजरिज्म में डाल देते हैं और लास्ट में फिर वो बैन कर देते हैं अगर उनको लगा कि आप कहीं से पढ़ रहे हैं या आप कहीं पे मतलब इंटरव्यू में चीटिंग कर रहे हैं।
तो ये हो गए दो टास्क। अभी हम तीन, जैसे कि आपको पता है कि तीन टास्क में जो है ना वो दो मतलब ए और बी दो पार्ट्स है। तो इसमें से ए पार्ट्स में से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, ये मैं मतलब कि लिख के दे सकता हूँ कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और जो बी है, बी में से वो क्वेश्चन कर सकता है किस तरह के इंटरव्यूअर जो है ना वो एक एग्जांपल आपके बी में मतलब कि टास्क नंबर 3 की पार्ट बी में से वो एक एग्जांपल उठाएगा जिस तरह हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है उसमें भी। जैसे कि इधर मैंने एग्जांपल के तौर पर एक जो है ना वो तो सबको पता होगा कि वो किस हवा व्हाट अरेंजमेंट वुड एनेबल अनदर वर्कर टू मैनेज अ सिमिलर इमरजेंसी इफ द एसएम वाज अनअवेलेबल, कि अगर एसएम अवेलेबल नहीं होगा तो वो किस तरह मैनेज करे। अच्छा, ये तो आपने पढ़ा होगा, इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसमें से मैंने एक जो पॉइंट एग्जांपल के तौर पर उठाया है वो ये है कि डेजिग्नेशन ऑफ एन इमरजेंसी लीडर। कि उधर हमने, जैसे कि मैंने पेपर में लिखा है, मैं एज अ स्टूडेंट कहता हूँ कि डेजिग्नेट अ इमरजेंसी लीडर फॉर ईच शिफ्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इमरजेंसी इफ द एसएम इज अनअवेलेबल। द रोल शुड बी रोटेट अमॉन्ग ट्रेन स्टाफ मेंबर्स। अच्छा, जैसे कि अब अगर उसने ये अच्छा, इसमें से आपसे दो किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है लेकिन जस्ट एज अ चांस वो पूछ सकते हैं। पहले तो आपसे पूछ सकता है कि आप कौन सा जो पॉइंट है या कौन सा जो आपने जो मतलब पेपर में लिखे हैं उनसे उनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप इसमें से ख़ुद भी एक उठा सकते हैं जो कि फिर बाद में आपको एक्सप्लेन भी करना है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। या वो खुद आपकी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, जो जितनी भी आपने लिखे है 10 लिखे है 8 लिखे है उसमें से वो एक पिक करेगा जो इंटरव्यूअर है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है। जैसे कि उसने पिक कर दिया डेजिग्नेशन ऑफ एन इमरजेंसी लीडर लीडर्स, और मैंने ये ऑलरेडी पेपर में लिखा है क्योंकि यही तो इंटरव्यूअर उठाएगा ना। वो मुझसे फिर मुझसे क्वेश्चन करेगा कि वाई वॉज दैट इम्पोर्टेंट टू यू, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो फिर मैंने उसको आंसर देना है कि डेजिग्नेटिंग एन इमरजेंसी लीडर फॉर ईच शिफ्ट इंश्योर्स अ ट्रेन्ड इंडिविजुअल इज ऑलवेज अवेलेबल टू मैनेज इमरजेंसीज इवन इफ द एसएम यानी कि स्टोर मैनेजर इज एबसेंट। द रोटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग ट्रेन स्टाफ enhances preparedness, ensures quick and coordinated response to incidents, and foster a culture of shared responsibility for workplace safety। यानी मैंने ये उनको इम्पोर्टेंस बता दिया इस पॉइंट का जो कि मैंने पेपर में लिखा था। क्योंकि पेपर क्लोजिंग इंटरव्यू का मकसद ही ये होता है ना कि जो पेपर में आपने लिखा है इसको खुद आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या नहीं। यानी कि अगर मैं सिंपल में कह दूं कि उसको ये श्योरिटी चाहिए कि ये पेपर आपने खुद सॉल्व किया है कि नहीं किया है। अच्छा, अब हम आते हैं नंबर 5 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा क्लोजिंग इंटरव्यू में, ठीक है। तो इसलिए मैं 5 की तरफ आता हूँ, और 5 में भी दो पार्ट्स है जो कि ए बी है, और उसमें से 5 के बी में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और 5 के ए में से जो क्वेश्चन पूछेगा वो सिंपल होगा, यानी कि मतलब उसमें से कोई वो आपके पेपर में से इस तरह कोई पॉइंट्स नहीं उठाएगा। वो इस तरह क्वेश्चन करेगा जैसे कि आप सबको पता है कि पार्ट ए में क्या पूछा था, हाउ कैरिंग आउट हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस इंस्पेक्शन कुड बेनिफिट फॉर, यानी कि मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन ईएल के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो उसमें से जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं वो तो आपको पता होगा कि किस तरह। अभी इंटरव्यूअर किस तरह क्वेश्चन करेगा इसमें से कि would workplace inspection be an example of an active or reactive monitoring? या सब हमको सबको पता है कि हम जो इंस्पेक्शन करते हैं, अगर आपको इंस्पेक्शन नहीं पता इंस्पेक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें अपनी कंपनी में या अपने वर्क प्लेस में देखते हैं जो कि बाद में एक्सीडेंट के बायस बन सकते हैं। यानी मतलब ऐसी कोई गलती या ऐसी कोई चीज़ है जिस पर हम एडवांस में कोई कंट्रोल लगाए ताकि वो बाद में एक्सीडेंट में कन्वर्ट ना हो। तो वर्क प्लेस इंस्पेक्शन हम करती है इसलिए। तो ये तो एक्टिव मॉनिटरिंग है, क्योंकि ये तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग नहीं है। रिएक्टिव मॉनिटरिंग और एक्टिव मॉनिटरिंग में फ़र्क ये होता है कि एक्टिव मॉनिटरिंग वो पेश होता है जहाँ पे हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। यानी कि हम अपनी कंपनी को या अपने साइट को या अपने वर्क प्लेस को एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स या हम इसको क्या क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारे कंपनी में कोई किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो। तो उसके लिए मतलब हम ये तो एक्टिव मॉनिटरिंग में आ गया ना, जिस तरह हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो ये भी एक्टिव मॉनिटर।
ये रिएक्टिव मॉनिटरिंग वो होता है जब आपकी कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी भी गलती की वजह से, तो उनसे फिर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना, सबक लेना, यानी उनसे सीखना, उनको हाईलाइट करना कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ था, यानी उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। तो ये फिर कौन सा पेज होता है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो अभी हमारे पास जो इंस्पेक्शन है वो एक्टिव मॉनिटरिंग पेज है। तो मतलब वर्क प्लेस इंस्पेक्शन और एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, दे इन्वॉल्व प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाइंग हैज़र्ड। यानी प्रोएक्टिवली या एक्टिवली का मतलब ये होता है कि हम एडवांस में उन हैज़र्ड्स को देखते हैं जो कि हमें लगता है कि ये बाद में एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आइडेंटिफाइंग हैज़र्ड एंड assessing compliance with safety standards before incident occur, allowing for preventive actions to be taken। यानी हम इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं, इसको आप अपनी अल्फाज में भी चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि बस सिंपल ये उठा के, मैंने पहले भी बता दिया कि सिंपल ये उठा के आप उधर वो बताएं उनको। हाँ बता सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं है कि आप कहीं से पढ़ के इसको याद करके भी आप ये आंसर दे सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट जो क्वेश्चन है इंडक्शन ट्रेनिंग वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्लोजिंग इंटरव्यू में। वो हमें पता है कि क्यों नहीं आता, वो अभी इधर नहीं डिस्कस कर सकते। अच्छा, 7 जो है ना, इंडक्शन ट्रेनिंग। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो पैक था उसमें से उसमें क्या क्या मेंशन होनी, यानी मतलब कि क्या क्या उसमें प्रोटेज या जैसे कि इधर यू मैं इसको एक थोड़ा करता हूँ कि अच्छा, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रायोरिटाइज इन द इंडक्शन पैक। यानी इंडक्शन ट्रेनिंग पैक में या इंडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज या उसमें शामिल कर सकते हैं। ये भी आपने, ये क्वेश्चन सिर्फ सबको पता है कि बेस्ड ऑन द सिनेरियो ओनली था, जो कि हमने जो पॉइंट्स है ना वो उधर मतलब जो पेपर्स में हमने पॉइंट्स लिखे हैं। अभी इसमें से इंटरव्यूअर फिर क्या करेगा, विल पिक वन एग्जांपल फ्रॉम योर आंसर शीट, यानी आपका जो आंसर शीट है क्वेश्चन नंबर टास्क नंबर 7 के, उसमें से एक वो एग्जांपल उठाएगा। जैसे कि इधर है फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर पिक दिस वन। जैसे कि आपने पेपर्स में ना, मतलब जितनी भी आपने 10 लिखे आए उसमें से इंटरव्यूअर ने क्या कर दिया, ये उठा दिया, सेफ यूज़ ऑफ इक्विपमेंट। जैसे कि मैंने पेपर में एज अ स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ कि मैंने पेपर में लिखा है प्रोवाइड डिटेल इंस्ट्रक्शन on the safe use of equipment, particularly load gauge and lifts, including guidelines on how to identify and report defective equipments like the roll gauge with the smaller wheel that contributed to the accident। यानी कि मैंने उधर पेपर में लिखा है कि ये भी हम इंडक्शन पैक में प्रायोरिटाइज करेंगे कि सेफ यूज़ ऑफ इक्विपमेंट। सबको पता है कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ था और उसका जो मतलब जो रोल गेज था स्मॉलर व्हील के साथ जो एक्सीडेंट का बायस बना था। तो मैंने वो इसमें जैसे कि पेपर में मैंने ये चीज़ मेंशन की है। तो फिर वो क्या वो किस तरह मतलब ये पॉइंट उसने उठा दिया इंटरव्यूअर ने। तो फिर वो कहेगा कि वाई डिड यू प्रायोरिटाइज दिस, आपने ये क्यों प्रायोरिटाइज किया है, यानी इंडक्शन पैक में आपने क्यों प्रायोरिटाइज किया है। तो मैं फिर किस तरह आंसर दूंगा, आंसर लाइक प्रायोरिटाइजिंग द सेफ यूज ऑफ इक्विपमेंट इज क्रूशल या इम्पोर्टेंट बिकॉज improper हैंडलिंग और यूज ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट कैन लीड टू अ सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट। ये सबको पता है कि मतलब फॉल्टी जो इक्विपमेंट होते हैं वो एक्सीडेंट या इंजरीज के बायस बन सकते हैं, एज प्रूवन बाय द इंसिडेंट। जैसा कि हमने सिनेरियो में देखा, या मैं ये जस्ट मैंने लिखा है, आप इस तरह भी कह सकते एज वी सीन इन द सिनेरियो, एज वी सीन इन द सिनेरियो। लेकिन जैसे कि मैंने इधर लिखा है एज प्रूवन बाय द इंसिडेंट, यानी जो एक्सीडेंट हुआ था विद द डिफेक्टिव रोल गेज, यानी रोल गेज की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ था वो तो मतलब सिनेरियो में हमने देखा था। प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम जब सेफ यूज़ ऑफ इक्विपमेंट करें तो उसमें क्या, प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन हेल्प्स प्रिवेंट इक्विपमेंट related hazard, promote safe work practices, and ensure that all ensure that issues are identified and addressed promptly, thereby reducing the risk of future accident। कि ये जो हमने लिखा था, ये हमने क्यों लिखा था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या प्रायोरिटाइज हमने क्यों किया था, तो उसके लिए आपने इस तरह का आंसर देना है। तो उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आई एम मोर देन विलिंग टू
गिव यू मोर गाइडेंस ऑन दिस टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।